नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। द पॉलिटिकल शो में सबसे पहले बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की। रूस का दौरा खत्म कर पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को फिर से संदेश दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि उनकी यूक्रेन में संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत हुई है। यह युद्ध का समय नहीं है, समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा कैसा रहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। रूस की यात्रा खत्म कर सीधे यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां भी भव्य स्वागत हुआ। यूरोपीय देश में प्रधानमंत्री का रेड कारपेट के साथ वेलकम किया गया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग खुद पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत के बाद मोदी ऑस्ट्रिया के पीएम आवास पहुंचे। यहां उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। मोदी ने विजिटर्स बुक में दस्तखत किए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से होटल रिट्स कार्ल्टन पहुंचे, तो वहां उन्होंने भारत वंशियों से मुलाकात की। यहां उनके स्वागत में वंदे मातरम की धुन बजाई गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेट डिनर के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मिलने पहुंचे। नेहमर ने मोदी के साथ सेल्फी ली। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर उनके साथ ही रहे। दोनों ने व्यापार को लेकर चर्चा की। इसके बाद पीएम मोदी ने चांसलर नेहमर के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मोदी ने इस मौके पर कहा कि यूक्रेन संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। उन्होंने आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का मौका मिला। मेरी ये यात्रा ऐतिहासिक और विशेष दोनों है। 41 साल के बाद किसी भारतीय पीएम ने यहाँ का दौरा किया है। ये सुखद संयोग है कि यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों को 75 साल पूरे हुए हैं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत और शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी की बड़ी बातें। हमने आपसी सहयोग और मजबूत करने का खाका तैयार किया है। ये केवल आर्थिक और निवेश तक सीमित नहीं है। हम कई क्षेत्रों में साथ काम करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता है। मासूमों की जान का नुकसान स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए वार्ता और कूटनीति पर जोर देते हैं। इसके लिए हम हर सहयोग करेंगे। इसके अलावा हमने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद पर भी अपने विचार साझा किए हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम यूएनएससी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव के लिए सहमत हैं।
इससे पहले जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कार्ल नेहमर ने कहा कि भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, ग्लोबल साउथ का प्रमुख सदस्य है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। भारत का भरोसेमंद पार्टनर होने के साथ ऑस्ट्रिया भी यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण हल चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार से बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। हमने दुनिया में चल रहे विवादों पर बात की, हमने यूक्रेन पर भी बात की है, हमने शांति और स्थिरता के लिए भी बात की है। हम शांति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्लाइमेट और आतंकवाद भी अहम मुद्दा है। आज मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म के लिए सहमत हैं। नरेंद्र मोदी 41 साल बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया दौरे पर गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। वहीं भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को और भी रफ्तार मिलने की संभावना है। स्टार्टअप ब्रिज को इसी साल फरवरी में दोनों देशों ने ऑस्ट्रिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री मार्टिन कोचर की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत ऑस्ट्रिया के बीच स्टार्टअप्स को लेकर ज्ञान और सहयोग को साझा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि इस बार नीतीश कुमार किसी राजनीतिक खबरों के लिए चर्चा में नहीं है, बल्कि इस बार नीतीश कुमार विकास योजनाओं में देरी पर नाराजगी जाहिर करने के तरीके पर चर्चा में है। इस दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारी के सामने पैर पड़ते हुए दिखाई दिए। क्या है पूरा माजरा, देखिए ये खास रिपोर्ट। अरे हटिए सामने से, हटिए नहीं यार आप लोग। सर अरे भाई सामने से हटिए। सर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में नीतीश कुमार इंजीनियर से कह रहे हैं कि कहिए तो आपके पैर छू लें। ये कहकर नीतीश कुमार आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद इंजीनियर पीछे हटते हुए उनसे ऐसा नहीं करने की विनती करता है। दरअसल नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में जेपी गंगा पथ पर गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक 3.4 किलोमीटर बने पुल का लोकार्पण करने गए थे। ये जेपी गंगा पथ के तीसरे फेज का उद्घाटन कार्यक्रम था। दीघा से लेकर दीदारगंज के बीच 21.5 किलोमीटर लंबा पुल गंगा के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसे जेपी गंगा पथ कहा जाता है। इस परियोजना के काम में हो रही देरी को लेकर नीतीश कुमार क्षुब्ध दिखे और इंजीनियर से काम में तेजी लाने का आग्रह करते हुए कहने लगे कि कहिए तो हम आपके पैर छू लेते हैं, लेकिन इसका निर्माण तेजी से करिए। हालांकि नीतीश कुमार की इस बात को सुनकर जेपी गंगा पथ के प्रोजेक्ट मैनेजर चौंक गए और तुरंत पीछे हटते हुए कहने लगे कि नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिए। अरे हटिए सामने से, हटिए नहीं यार आप लोग। सर अरे
सर आ रहे हैं आइए सर आ रहे हैं सर आ रहे हैं हटाओ सर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट जाने वाले रास्ते का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गाय घाट से कंगन घाट तक बने पथ का निरीक्षण भी किया। पटना घाट पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने जेपी गंगा पथ परियोजना के बचे हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन पथ परियोजना की कार्य प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जेपी गंगा पथ परियोजना की आधारशिला 11 अक्टूबर को वर्ष 2013 में रखी गई थी। 24 जून 2022 को जेपी गंगा पथ परियोजना के पथांश का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि गंगा पथ के निर्माण से पटना के पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच आवागमन में सुगमता हो रही है और पटना शहर के मुख्य अस्पताल, पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स के बीच निर्बाध संपर्कता स्थापित हो जाने से आम जनों को चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करने में अत्यंत सुविधा हो रही है। जेपी गंगा पथ का दीघा में जेपी सेतु तथा गाय घाट में बिस्कोमान गोलंबर के पास महात्मा गांधी सेतु से संपर्कता हो जाने से उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार के बीच आवागमन और भी सहज हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दीघा से कंगन घाट तक जेपी गंगा पथ परियोजना का कार्य पूर्ण हो गया है। आगे दीदारगंज तक जो बचा हुआ कार्य है उसे जल्द पूर्ण करें। मुख्यमंत्री ने निर्माण करने वाली कंपनी L&T के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जेपी गंगा पथ के बचे हुए कार्य को पूरा करें। L&T के प्रतिनिधि ने कंगन घाट से दीदारगंज तक 1.5 किलोमीटर का जो बचा हुआ कार्य है उसे अक्टूबर 2024 तक तथा कच्ची दरगाह से बिदुपुर पथ परियोजना का कार्य इस साल के अंत तक पूर्ण करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आश्वासन दिया। करें नॉर्थ बिहार उसके रहने वाले लोगों को पटना आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए कितना सुविधा होगी, इसी के लिए हम लोग बनवा रहे हैं। इसको हम लोग बनवा रहे हैं, तब तो था यहाँ तक और वो बख्तियारपुर तक में बन रहा था बहुत पहले से, वहाँ तक बख्तियारपुर से 4 किलोमीटर आगे तक उसका नाम है करसान सर बख्तियारपुर नहीं करसान नाम तो हम बराबर कहते हैं, बख्तियारपुर मत रखिए, करसान के आगे है 4 मिनट आगे करसान है वहाँ तक करजान तक जी हाँ सर वहाँ से बना था। सबसे पुराना है राजेंद्र सेतु जब पर सबसे पहला बना। ये बात था 62 की बात, 1962। हम चाहते हैं वहाँ तक जाने का, इधर हम लोग यहाँ तक बनवा दिए। शेरपुर सर इसको कोइलवर तक ले जाए, सूरज तो इधर भी ले जाएंगे। तो सब जगह से सोच लीजिए कि नॉर्थ के अलग अलग इलाकों से लोगों को यहाँ पर आने में कितनी सुविधा होगी। और बाहर तो कई बना रहा है ना, प्लेन बन रहा है ना, प्लेन कर रही है सड़क। इसी तरह से किया भी होगा तो लोगों को कितनी खुशी होती है इधर जाने से। 3 रोड जब सब देखते रहता है गंगा नदी कितना अच्छा लगता है। अब देख लिए ना, हम उसको कितना कहे करने वाले, हमको था कह दिया था इस बार फरवरी तक, तब देर हुआ, हम बराबर कहते काहे कर रहे हैं, अभी देर करता है इसलिए लोग देर करती है, तो कह दिए हैं कि कर देंगे। बता दें कि जेपी गंगा पथ नीतीश कुमार का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इससे पटना वासियों को हमेशा के लिए जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के अलावा रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ में इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही सियासी दल आगे की रणनीति को लेकर मंथन कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन भाजपा कार्यालय या एकात्म परिसर में नहीं बल्कि पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में किया गया। बैठक में क्या कुछ हुआ, किन किन मुद्दों पर हुई चर्चा, देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी अब आगे की रणनीति पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की है।
रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में प्रदेश भर के 1500 से ज्यादा नेता शामिल रहे। मीटिंग में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में कामकाज का रिव्यू किया गया, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। वहीं बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लता उसेंडी को मंत्री बताया। हालांकि बाद में भूल सुधार की, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि अभी मंत्री बनी नहीं है। इसके बाद हॉल में तालियां बजने लगी। मुस्कुराकर खट्टर बोले कि मंत्री बनने के बाद से उत्साह आया होगा। चलिए, अच्छी बात है। और बहन लता उसेंडी जी कोंडे गांव से जो संबंध 2003 का, लता उसेंडी जी भी उस समय विधायक बनी थी शायद पहली बार, है ना। अभी मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंत्री बने। चलिए, उत्साह आया तो उनमें शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2008 में पंचायत, विधानसभा और लोकसभा में हमारे सदस्य थे। इस बार हम फिर से वही जीत दोहराने का प्रयास करेंगे। सरकार बनते ही आएंगे। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, पूरे मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रियों को इस बात के लिए ये अभिवादन करना है कि जो वादे, जो विषय, जो हमने वचन दिया था, हमारे वचन को काम करने के लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पूरे छत्तीसगढ़ में गतिशीलता, विकास के कामों को गतिशीलता प्रदान कर रहे हैं। ये विषय भी पूरी जनता के समक्ष हम कार्यकर्ताओं को समय समय पे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जोड़ना है। वहीं बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, यह 62 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश मिला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जितनी सीट लेकर आई है, उससे ज्यादा सीट अकेले भाजपा की आई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, ये 62 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का जनादेश मिला है। ये जीत बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। इस बार कार्य समिति की बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर या एकात्म परिसर में नहीं हो रही। ये बैठक दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रखी गई। इसे लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री ने बताया कि पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक कार्यालय से बाहर रखी गई है। कार्य समिति की बैठक को बड़ा रूप दिया गया है। यही वजह है कि कार्यक्रम के लिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की जगह पर राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम को चुना गया है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम साय ने कहा कि बैठक में नेताओं का मार्गदर्शन मिला है। कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं। तीसरी बार मोदी को पीएम बनने के लिए बधाई प्रस्ताव भी पास किया गया। 7 जुलाई को पीएम मोदी रायपुर आए थे तो एक नारा दिया था, औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना। एक एक बूथ, मंडल, एक एक घर तक जाने का काम कार्यकर्ताओं ने किया। सभी ने मिलकर लोकसभा और विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जो भी वादे हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। करप्शन पर हम जीरो टॉलरेंस लेकर चल रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं। अभी तक के इतिहास में इतनी तेजी से लड़ाई नहीं हुई है। हमारी ये सरकार
करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाकर चल रही है। और आप सब लोग देख रहे हैं कि जो भी जहां भी करप्शन का गुंजाइश था, जैसे आपका आबकारी में एक एफएल ट्रेन होता था जिसमें भारी कलाकारी होती थी, जिसके कारण शराब घोटाला भी हुआ 2000 करोड़ का, और आज दोषीदार लोग जेल के अंदर भी हैं। वो एफएल ट्रेन को हटाने का काम किए हैं। कोयला के क्षेत्र में ऑफलाइन टीपी जारी होता था जिसमें 25 रुपया प्रति टन बिना दिए टीपी कटता नहीं था। ये ऑफलाइन को भी हम लोग खत्म करके ऑनलाइन कर दिए हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश कोर कमेटी के लोग, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी मोर्चों के पदाधिकारी, प्रकोष्ठ के संयोजक, अलग अलग संभागों के प्रभारी, जिला संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम महापौर, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया न्यूज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव में हार की समीक्षा के बाद संगठन में गुटबाजी को खत्म करने के लिए बड़े बदलाव करने का निर्णय लिया है। संगठन में सभी रिक्त पदों को भरने के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। वहीं रायपुर में कांग्रेस की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने आत्ममंथन शुरू कर दिया है। रायपुर में कांग्रेस की बैठकों का दौर लगातार जारी है, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आने वाले चुनाव और संगठन को मजबूत करने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। इसमें विधानसभा घेराव के साथ ही खाद बीज की कमी और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस इसे लेकर आंदोलन करेगी। वहीं प्रकोष्ठ और मोर्चा की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को दी जाएगी। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा और लोकसभा में मिली हार को लेकर मंथन किया है। मीटिंग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई बैठक में दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर फिलहाल कितने दावेदार हैं, उनमें चर्चित चेहरे कौन से हैं, किस दावेदार की क्षेत्र में कितनी पैठ है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आंदोलन में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। हर महीने वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। उन्हें मोर्चा और प्रकोष्ठ की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। बैज ने बताया कि संगठन में कसावट किस तरह से लाई जाए, इसे लेकर भी रणनीति बनाई गई है। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस को भी मजबूत करने का मंथन हुआ है। प्रदेश कांग्रेस का मैराथन बैठक हुई। कल 2 बैठकें हुई जिला अध्यक्षों के साथ और प्रदेश कार्यकारिणी के साथ। आज पहला बैठक हुआ। तमाम हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री, सीएलपी लीडर और तमाम पूर्व मंत्री और तमाम वरिष्ठों के साथ बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है कि आने वाला समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं को लेकर, लचर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जिस तरह से प्रदेश में जो घटनाएं घट रही है और सरकार रोकने में उसको नाकाम हुई है, इन घटनाओं को लेकर और खाद बीज को लेकर एक प्रदेश स्तरीय बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान तैयारियां कांग्रेस कमेटी ने की है और उसके लगभग पूरी आज प्रारूप फाइनल हो चुका है और जल्द ही इसका
विधानसभा घेराव का जल्द ही डेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। रायपुर दक्षिण बीजेपी के लिए अजेय सीट मानी जाती है। 8 बार के विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट से शानदार जीत के बाद भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। ऐसे में चर्चा है कि इस बार इस सीट पर बीजेपी के लिए जीत की राह मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस को उपचुनाव से